हेलो फ्रेंड्स, सीबीएल में आपका सबका स्वागत है। आई जस्ट होप आपका जो टेस्ट है बहुत अच्छा गया होगा। इन केस ऐसा नहीं भी हुआ तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस टेस्ट से। सो टेस्ट की डिस्कशन हम सीधा शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं अब सीधा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बात कर रहा है प्लास्टिक्स के ऊपर। प्लास्टिक्स, मल्टी यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो कि 2016 में गवर्नमेंट ने फ्रेम किए थे। ये चीज़ें न्यूज़ में रहती रहती हैं। तो प्लास्टिक की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास होनी ही चाहिए, इवन अदरवाइज अगर ये न्यूज़ में ना भी हो तब भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, प्लास्टिक्स आर टिपिकली इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अदर होते क्या है, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। पॉलीमर्स ज़रूर होते हैं बट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में होता क्या है कि हम थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये कभी कभी हमें नज़र ही नहीं आती हैं। तो ऐसी सी स्टेटमेंट्स इसलिए यहाँ पे डाले गए हैं सो दैट इन चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो शुरू से ही आप लेके चलो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 1907 में इसी आदमी ने बेकलाइट नाम का प्लास्टिक जो है वो डेवलप किया था। सो सेकंड जो आंसर जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड पे आते हुए इस साइड, अगेन प्लास्टिक्स के ही ऊपर है। पहले इसको रब कर लेते हैं। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हम बात करते हैं। एक्चुअली सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या, किस चीज़ में यूज़ होता है। देखो, हम चिप्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, काफ़ी चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं, सुपरमार्केट से लेके आते हैं। तो उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है मोस्टली। ऐसा प्लास्टिक जो हमने एक बार ख़रीदा, एक बार यूज़ किया, बाद में उसको थ्रो कर दिया। लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमने चिप्स का पैकेट ख़रीदा तो स्विगी से या फिर अमेज़न से चीज़ें मंगाई तो, लेकिन वो जब चीज़ें कूड़े में जाएंगी तो उनको कैसे हल किया जाएगा। तो प्लास्टिक की वजह से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो एक स्पेशली एक टाइप का प्लास्टिक है, इसकी वजह से जो हमारा जो वेस्ट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जिस हिसाब से प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पानी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम्स में से एक होगी। अब इसमें जो बात की जा रही है वो कि सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट है ग्लोबल वेस्ट कंपोजिशन में, एकदम सही। फर्स्ट कंपोनेंट जो बिगेस्ट कंपोनेंट इसमें क्या होगा, दुनिया जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसका होगा मोस्ट लाइकली फूड। सबसे ज़्यादा हम फूड को वेस्ट करते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो किस में आ गया, सेकंड बिगेस्ट कंपोनेंट में आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो 40% जो ग्लोबल प्लास्टिक है वो पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कि हम देखते हैं कुछ अमेज़न से मंगवाया, मिंत्रा से मंगवाया, स्विगी से मंगवाया, इवन अदरवाइज जो ऑनलाइन इंडस्ट्री कितना बूम चला है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है। सो एनवायरनमेंट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है एंड यही प्लास्टिक की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं आगे भी चलती रहेंगी। सो प्लास्टिक मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से उसकी जो बेसिक जो नॉलेज है आपको होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं इसको रब करके। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पे अगेन हमने एक ट्रिक खेली है। वो क्या किया हमने, ये पहली दोनों स्टेटमेंट्स के जो स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली ये दोनों हमने इंटरचेंज कर दिए। सीपीसीबी जो है वो 1974 में वो वाटर एक्ट के तहत बनाया गया था। उसके बाद एयर एक्ट की जो फंक्शंस हैं इसको असाइन किए गए थे। सो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। कई बार क्या करता है यूपीएससी, स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं इंटरचेंज कर देता है। अब देखने में आपको लगेगा कि अगर आपने बहुत डीप में नहीं पढ़ा हुआ है कि यस ये स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, बट अगेन बहुत ही आराम से सुकून से स्टेटमेंट को पढ़ना है सो दैट उसमें जो गलती है वो आप देख पाओ। तो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें क्या होंगी, रॉन्ग होंगी। तो ये जो सीपीसीबी जो बनाया गया है किसके तहत बनाया गया, वाटर एक्ट 1974, ना के 1981 के जो एयर एक्ट है उसके तहत। और सीपीसीबी की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी हो जाती है जो एक टेक्निकल एडवाइस भी देती है, एक टेक्निकल विंग की तरह आप इसको समझ सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का।
और सीपीसीबी और जो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं अक्सर टकराते रहते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज से, स्टेट गवर्नमेंट से, जब भी कोई भी पोल्यूशन की कोई भी बात आती है। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इनकी जो भी हिदायतें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, जैसे कि हमने अभी बात की कि इनको इंटरचेंज कहीं ना कहीं किया गया है। अब आगे चलते हुए अब जायंट जो सी वॉल की जो न्यूज़ में था उसमें इंडोनेशिया पिक्चर में आ जाता है। सो अगर कोई भी कंट्री पिक्चर में आ गया, उसकी बेसिक जोग्राफिकल जो डिटेल्स हैं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जो मेजर सी वहाँ पे लगता है, सिटीज़ वहाँ पे कौन सी हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो यूपीएससी है सवाल पूछ सकता है। जो सेम हमने वही चीज़ की है, 3 छोटे छोटे सीज उठा लिए हैं और उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को हमने बोल दिया। सो आई जस्ट होप अगर आप मैप से 5 से 10 मिनट रोज़ देख रहे हैं, किसी भी स्कीम से देख सकते हैं, एक दिन आप एशिया देख सकते हो, दूसरे दिन अफ्रीका देख सकते हो, इंडिया को भी साथ साथ में ले सकते हो। तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपकी विजुअल मेमोरी में वो चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, अगर आप रोज़ चीज़ करोगे। अगर आप सोचते हो कि रोज़ मतलब रोज़ की जगह एग्ज़ाम से 1 महीना पहले 2 महीना पहले मैप्स पढ़ के चले जाओगे तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आने वाली। अभी तो खैर एग्ज़ाम मोस्टली जब भी आएगा, अभी भी जितना टाइम है, अभी भी आप मैप्स को अच्छे से कर सकते हो। तो मैप्स को जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो आई जस्ट होप आपको इंडोनेशिया का मैप यहाँ पे दिख रहा है। इंडोनेशिया का मैप है ये, यहाँ पे पड़ गया जावा सी। यहाँ पे फ्लोरेस सी मार्क नहीं है, लेकिन ये फ्लोरेस आइलैंड है, यहाँ पे फ्लोरेस सी यहाँ पे आ गया, बांदा सी इस साइड आ गया। सो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जावा सी, फ्लोरेस सी एंड बांदा सी। तो जो भी कंट्री जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सपोज इंडिया ने किसी के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, कोई डील की, कहीं पर कोई हादसा हो गया, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, तो उसके जोग्राफिकल इवेंट्स मैप वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली मैप करना, नॉर्थ टू साउथ लगाना, वेस्ट टू ईस्ट लगाना, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो मर्जी यूपीएससी की होगी कि कैसे उसको पूछना है। वापस वहीं आते हुए, क्वेश्चन 4 का आपको क्लियर है, सी इसका आंसर होगा, जावा सी, फ्लोरेस सी और बांडा सी। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर अब हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अब जो आईपीसीसी है इसको किसने बनाया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। यहाँ पे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जगह डेवलपमेंट प्रोग्राम डाल दिया गया है, एक वर्ड का अगेन हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट लाने के लिए। सो अगर आप बहुत जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसको गलत करने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत ही माइनर सी डिटेल है जो आपको गलती करवा सकती है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, दिस इज एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी एंड नॉट यूएनडीपी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हेडक्वार्टर इन जेनीवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर्स आपको अदरवाइज ही मिल जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है कि इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2007 में अलॉन्ग विद एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जो स्टेटमेंट है, इसको नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिला था लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शेयर नहीं किया था। शेयर किसने किया था, अ पर्सन नेम्ड अल गोर। अल गोर वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनको भी पीस प्राइज़ मिला था उस साल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है ह्यूमन राइट्स की फील्ड में, इसको उस साल नहीं मिला था। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आईपीसीसी की खास बात है कि खुद से कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है, ये क्या करती है, रिसर्चेस को कंपाइल करके आपके सामने लाती है। आपने फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट और ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, यूपीएससी में हम एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में पढ़ लेते हैं। सो ये रिसर्चेस को कंपाइल करके हमारे आगे रखती है, खुद से रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाती। अपना जो भी नेटवर्क है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने रिसर्चेस को कंडक्ट करवाते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है।
So moving forward, now 6th क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो न्यूज़ में ना भी हों तब भी हमें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, यूएन के कुछ बॉडीज़ हैं एसोसिएटेड, तो वो हमेशा ही न्यूज़ में होती हैं। अगर न्यूज़ में नहीं भी हैं तो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अदरवाइज भी हमारे पास होनी चाहिए। सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? जिसके थ्रू गवर्न की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ी यू कैन से हेल्थ के रिगार्डिंग एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी फॉर्मिंग बॉडी कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि WHO की ही एक, आप उसका एक विंग इसको कह सकते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग से उसी से एसोसिएटेड ही क्या है, एक बॉडी है, ऑल्दो पार्ट उसी का है बट स्टिल। तो दोनों स्टेटमेंट्स में क्या हो जाएंगी? राइट हो जाएंगी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल है। मान लो कोई भी पोल्यूटेंट न्यूज़ में हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। से न्यूज़ में कुछ भी हो, बट यूपीएससी का एक जो मेन चीज़ यूपीएससी क्या करती है, जो भी डायनामिक या करंट अफेयर्स की चीज़ हो उसका स्टैटिक पार्ट, जो बहुत बेसिक पार्ट है, वो कभी कभी पूछ लेती है। चीज़ें इतनी बेसिक होती हैं कि हम कई बार उसको स्किप ही मार देते हैं कि ये कौन सा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो वो पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं एमिट किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो व्हीकल है, कोई गाड़ी है, ट्रक है, उसका धुआं निकला, उसके धुएं से जो हमारे पोल्यूटेंट्स निकले वो प्राइमरी हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ के चिमनी से जो धुआं निकला वो प्राइमरी हो जाएगा। जो हमने मान लो किसी वाटर बॉडी में कुछ हमने छोड़ा वो प्राइमरी हो जाएगा। जो डायरेक्टली अपने सोर्स से एमिट किया जा रहा है, जो भी सोर्स है उसका, चाहे गाड़ी है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है जो डायरेक्टली छोड़ा जा रहा है वो प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में ही मिलकर एक दूसरा पोल्यूटेंट पैदा कर लेते हैं जिसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहेंगे। सो प्राइमरी एक बार एमिट हो गया, उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी बनेगा जो प्राइमरी के ही मिक्सचर से बनेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओजोन प्राइमरी नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की जब हम बात करें और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें, इन दोनों के मिश्रण से, मिक्सचर से ओजोन डेवलप होती है। तो ओजोन डायरेक्टली कहीं से आ नहीं रही है, ऑलरेडी जो पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं उनके मेल मिलाप से ओजोन पैदा हो रही है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगी। पर्टिकुलेट मैटर प्राइमरी में भी आ जाता है और किसी किसी जगह सेकेंडरी में भी इंक्लूड किया जाता है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये हो सकता है, बट हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी में ही डाला है क्योंकि प्राइमरी में भी पर्टिकुलेट मैटर आ सकता है। सो ओजोन को छोड़ के बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब इनमें से कौन सी सिटी सबसे वेस्टर्न मोस्ट एंड पे सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका हमेशा न्यूज़ में रहता है, कोई ना कोई वहाँ पे घटना घटी रहती है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की जब हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से भी इम्पोर्टेंट जो रीजन है, जो जिसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं, वो कौन सा है? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, जहाँ पे इज़राइल, लेबनान, सीरिया, इराक जैसे कंट्रीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती रहती हैं। कभी IS का वहाँ पे दहशत हो गई, कभी इज़राइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सो ऐसा एरिया है जो हमेशा ट्रबल में रहता है, न्यूज़ में रहता है। सो मैप से एसोसिएटेड वेस्ट एशिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है, एरिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका पूछा है, तो आपको मैप की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इसमें एक नज़र मारें तो ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका हो गया। दिस इज़ आवर नॉर्थ अफ्रीका। इसमें अब आप देखिए वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपने मैप देखा होगा, थोड़ी सी आपकी विजुअल मेमोरी ने इन चीज़ों को कैप्चर किया होगा, तो एल्जियर्स इसका आंसर होगा।
ट्यूनिस है बिल्कुल इसके पास ही है, लेकिन इससे वेस्ट में पड़ता है। कायरो बिल्कुल इधर आ गया। ट्रिपोली, लीबिया की कैपिटल अगेन वेस्ट में आ गई। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्जीयर्स। सो इसके पीछे, इसको पूछने के पीछे क्या लॉजिक है कि मैप आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, विजुअल मेमोरी का पार्ट होनी चाहिए मैप देखने की, अदरवाइज ही आपकी हैबिट होनी चाहिए। मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो 10 मिनट आपने मैप ही देख लिया। तो इसका आंसर होगा अल्जीयर्स। So this is our 8th question. अब जहाँ तक कि हम मार्स की बात करें, मार्स में काफ़ी ज़्यादा मिशंस भेजे जा रहे हैं। यूएस का परसिवियरेंस मिशन, जो न्यूज़ में आपने पढ़ा ही होगा, परसिवियरेंस मिशन, वो यहाँ पे अभी भेजा जा रहा है, वो तैयारी में है। ठीक है जी। इवन यूएई अपना होप मिशन भी मंगल में, मार्स में भेजने को तैयार है, वो भी भेजना चाहता है। सो मार्स से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, कौन कौन से मिशंस हैं, उनकी छोटी मोटी डिटेल्स, मार्स पे जो बेसिक फीचर्स हैं, ये आपको अदरवाइज़ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्स को हमने स्टडी करना है, लेकिन 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। जेज़ेरो क्रेटर एक 49 km डायमीटर वाला एक खड्डा है, क्रेटर, जहाँ पे हो सकता है कभी कोई एस्ट्रॉयड वगैरह टकराए हो, उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। तो उस चीज़ को, इस फीचर को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं जितने भी एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। तो ये एक न्यूज़ में रहता है जेज़ेरो क्रेटर, जहाँ पे कहा जाता है कि शायद पास्ट में यहाँ पर पानी भी हो, वाटर का भी डिपॉजिट्स हो। तो जेज़ेरो क्रेटर मार्स में पाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फीचर हो जाता है। और पूरे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ा माउंटेन्स हैं, सबसे बड़ी जो पीक है, वो भी मार्स पे ही मौजूद है। कौन सी है? माउंट ओलंपस। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, माउंट ओलंपस, OLYMPUS, माउंट ओलंपस, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी माउंटेन पीक। इवन अदरवाइज भी अगर आप मार्स की पिक्चर्स देखो तो वो एक ड्राई डेजर्ट के जैसा है, आपको देखने में लगेगा आप तिब्बत या लद्दाख जैसी जगह की पिक्चर्स देख रहे हो। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है मौसम ऐप। अब कई बार क्या होता है, यूपीएससी किसी भी स्कीम का, किसी भी ऐप का एक बहुत ही छोटे से फीचर के कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो करती है, जो ऐप रन करेगी, बेसिकली इसी के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पूछ लिया कि कौन सा कंपोनेंट मौसम ऐप सर्व करेगी, कौन सा कंपोनेंट ये सर्व नहीं करेगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन 5 में से कौन से आंसर्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो सिटी फोरकास्ट, नाउकास्ट, कि अभी क्या चल रहा है, सिटी में क्या चल रहा है, करंट वेदर, रेडार, और ये सारी चीज़ें क्या है, मौसम ऐप का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है। सी सरफेस टेम्परेचर्स की ना कहीं बात की गई है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे वेदर की बात हो रही है, क्लाइमेट की बात हो रही है, तो सी यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा। सो एक्सेप्ट 5, जो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें कोई भी बहुत उलझन वाली बात नहीं है। जो भी स्कीम्स हैं, जो भी ऐप्स हैं, उनके बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। सो ऑल एक्सेप्ट 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक जो फीचर इसमें मिसिंग था वो कौन सा था, वार्निंग्स वाला। वार्निंग्स वाले की जगह हमने कौन सा क्वेश्चन में डाल दिया, सी सरफेस टेम्परेचर्स। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, उनके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप रिवाइज करते रहो, नहीं तो वो दिमाग से निकल सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। ये 2018 का क्वेश्चन है। पखुई और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? 2018 का ही क्वेश्चन है, 2018। पखुई और पक्के एक ही बात है। ये कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो भी बिल्कुल साथ में कंडक्ट किया जाता है।
जो हम पेपर देते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज का, सेम ही चीज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ भी है, सेम ही पेपर वो देते हैं। तो एनवायरनमेंट, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ये हमेशा दूसरे टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में है, टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, उसके एसोसिएटेड एनिमल जो न्यूज़ में है, वो हमेशा क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। नेशनल पार्क्स और इन चीज़ों के रिलेटेड हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही चीज़ हमने भी पूछी यहाँ पे, अरुणाचल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे मूव ऑन करते हुए 12th क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि एक ह्यूमन राइट्स के डोमेन में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बॉडी हो जाती है ग्लोबल लेवल पे, यूएन पे। तो इसकी कंपोजिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, यूएन की ही एक कंपोनेंट है, तो इनकी बेसिक फीचर्स आपको पता ही होने चाहिए, ये चाहे न्यूज़ में हो चाहे ना हो। वैसे न्यूज़ में ये चीज़ें होती हैं, इसलिए यूएन उससे एसोसिएटेड जो मेन बॉडीज़ हैं वो आपको उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे यस 2006 में इस्टेब्लिश की गई थी और 47 मेंबर्स की एक काउंसिल है जो जनरल असेंबली कहीं ना कहीं इलेक्ट करती है 3 साल के लिए। सो अगेन इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कौन इसको इलेक्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए ये लोग, इनके मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पहले यूएन कमीशन था फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको 2005 में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया कमीशन को। उसकी जगह काउंसिल को फॉर्म किया गया। कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कुछ कंट्रीज़ जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को मान नहीं रहे हैं, जो यूएन कमीशन है वो कहीं ना कहीं इसको बचा रहा है, शील्ड कर रहा है, प्रॉपरली अपना फंक्शनिंग वो नहीं कर रहा है। इसलिए 2005 में ख़त्म करके काउंसिल नई बॉडी बनाई गई थी कमीशन को ख़त्म करके। और कमीशन को इलेक्ट करने में भी जनरल असेंबली का रोल नहीं होता था, यूएन इकोसॉक करके एक बॉडी है उसका रोल होता था। सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत यूएन की बेसिक बॉडीज़ हैं, इनकी जो बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि सारा आप विकीपीडिया छांट मारो, विकीपीडिया का बहुत ही 3-4-5 लाइन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सो दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे आंसर। अब ये बहुत ही न्यूज़ में रहने वाली चीज़ यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि एक्चुअली 1967 में प्रोमलगेट की गई थी, क्योंकि स्पेस की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। हम बेटर सैटेलाइट्स बना रहे हैं, बेटर वेपन्स बनाने शुरू हो गए हैं, मून के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर अगर हम बात करें, रिसर्च ज़्यादा हो गई है, ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो ट्रीटी है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंस में आती हुई दिख रही है। अब देखो इस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड कर लिया गया है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, मून है, कोई एस्टेरॉयड है, कोई प्लैनेट है, वहाँ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि चाइना अपना झंडा लेके जाएगा, मून पे गाड़ देगा और बोलेगा भाई चांद तो हमारा हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई कंट्री मंगल को बोले कि भाई मंगल हमारा हो गया। इस ट्रीटी के तहत अपने सॉवरन राइट्स जो भी हैं एक कंट्री, मतलब अब कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है, मून है, कुछ भी है, उसके ऊपर हम अपना दावा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस ट्रीटी में, ये ट्रीटी मिलिट्राइज करने को नहीं रोकती स्पेस को। स्पेस पे आप अपने जो मिसाइल्स हैं, हथियार हैं, लगा सकते हो। शर्त ये है कि वो हथियार मास डिस्ट्रक्शन का नहीं होना चाहिए। मास डिस्ट्रक्शन का न्यूक्लियर वेपन है, एटॉमिक है, वो आप नहीं लगा सकते, लेकिन अदरवाइज आप स्पेस में अपनी मिसाइल्स और बाकी चीज़ें तैनात कर सकते हो। सो इट डज नॉट बैन मिलिट्री एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही ये लोग बैन करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स डेफिनेटली प्रोहिबिटेड है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल मिसाइल्स ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, जो कि इसके बीच का एक लूप होल है, एक कमी कह सकते हो इस ट्रीटी की। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। अब आगे चलते हुए
अब नासा किसकी प्रेसिडेंसी के दौरान बनी थी? डैट वाज ड्वाइट आइजनहावर, जो कि 1950s, लेट 50s की हम बात करें, 1957-58 इसके आसपास, डेट आपको याद नहीं रखनी है वैसे, इन्होंने नासा का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि रशिया ने स्पटनिक नाम की एक छोटी सी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दी थी, स्पटनिक। तो यूएस को यहाँ पे डर लग गया था, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है आफ्टर 1950s, और यूएस को 1950s में कहीं ना कहीं डर लग गया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है तो रशिया या यूएसएसआर उस टाइम पे है, वो हमसे आगे नहीं निकलना चाहिए। तो नासा डेवलप करने का एक प्लान बनाया गया, एक्ट पास किया गया बाकायदा कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में, यूएस पार्लियामेंट में, कि नासा को बनाया जाए। और नासा ने उसके बाद जो नासा की अचीवमेंट्स है वो हमें पता ही है। सो उसके पीछे कोल्ड वॉर का भी रोल रहा है कहीं ना कहीं नासा के फॉर्मेशन के पीछे, कि कोल्ड वॉर में यूएसएसआर से पीछे हम ना रह जाए। सो ड्वाइट आइजनहावर के टाइम पे ये बना। तो नासा की भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए, कौन से मिशन इन्होंने लॉन्च किए हैं, कौन से मिशन न्यूज़ में हैं, किस मिशन का अंत हो गया है, कौन सा मिशन फेल हो गया है जो न्यूज़ में है पिछले 1-1.5 साल में, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑल्दो बिल्कुल ऐसा जो आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसके प्रेसिडेंसी में आया है, हो सकता है यूपीएससी में आए या ना भी आए, लेकिन नासा के ऊपर बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पे बात हो रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो बैक कंटामिनेशन है। अब मान क्या लो हम लोग मार्स पे, मून पे और बाकी सेलेस्टियल जगहों पे जाने की सोच रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब सपोज कर लो हम लोग मार्स पे चले गए और मार्स में हमें किसी माइक्रोबियल लाइफ के बारे में पता चला, वहाँ पे कोई बैक्टीरियल लाइफ पनप रही है, वहाँ पे कोई और लाइफ है जो स्टिल वहाँ पे प्रेवलेंट है। लेकिन हो क्या कि हम अपने भी माइक्रोब साथ में लेके चले जाएं, अपने भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी साथ में लेके चले जाएं और मार्स को वो पोल्यूट करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंटामिनेशन। हमारी अर्थ की वजह से, अर्थ की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई और अगर सेलेस्टियल बॉडी है, मून है, मार्स है, कोई और चीज़ है, अगर हम वहाँ पे भी उनको लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो रही है, जिसको हम फॉरवर्ड बोलेंगे। अगर किसी और बॉडी का अर्थ पे आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक बोलेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, और उल्टा इसका वाइसा वर्सा अगर हम बात करेंगे वो बी हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स है दोनों क्या है, एब्सर्ड टर्म्स हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इनको दिया गया। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हुए, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च अगेन न्यूज़ में थी। इस कमेटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। सो कोस्पार जो कमेटी है किसने बनाई थी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको दिखेगा। सो डी विल बी इट्स आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि कोरोना वायरस चल रहा है तो इसलिए जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो वैसे ही न्यूज़ में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सो यहाँ पे इनकी कंपोजिशन की बात की जा रही है कि कैसे इनको फंड किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, एकदम ट्रू होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू इसको कहीं ना कहीं फंड कर रही है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट की जब हम बात करें अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट, इसकी गवर्निंग बॉडी को प्रेजाइड कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होगा, हेल्थ मिनिस्टर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इसमें होंगे, प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं होंगे। सो क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। सो अगेन कंपोजिशन, बॉडीज को के चेयरमैन कौन है, कितने मेंबर्स हैं, ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो गलत हो सकते हैं एग्जाम में, जो हमें पता होने चाहिए। आईसीएमआर की एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ऊपर लगता है वो ये है कि अपनी जो डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, इनका जो भाईचारा है, ये कहीं ना कहीं पनिश नहीं करती आईसीएमआर। मान लो किसी ने बहुत ही कोई गलत काम किया हो या फिर बहुत कोई घेरे में आया हो,
कोई डॉक्टर, तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट ICMR ने नहीं दी गई है। तो ICMR के जो फंक्शनिंग है, गवर्नेंस है, उस पर सवाल या जवाब खड़े होते रहते हैं। इसीलिए नेशनल जो मेडिकल कमीशन है कहीं ना कहीं वो पिक्चर में आ रहा है। अभी एक क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन आ गया जो न्यूज़ में नहीं था, बट फिर भी हमने पूछ लिया बिकॉज ये अदरवाइज आपके सिलेबस का पार्ट है और कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हमेशा हर टेस्ट में रखे जाएंगे। सो सत्रिया जो डांस है ये क्लासिकल डांस है, कहाँ पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड इन असम। असम में वैष्णविज्म ले जाने वाले जो संत थे वो कौन थे? महान संत शंकर देव। शंकर देव। सो ये आपकी जो भक्ति मूवमेंट वाला टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो शंकर देव जो थे वो वैष्णविज्म उन्होंने असम में फैलाया और इसी वैष्णविज्म के ऊपर बेस्ड ये डांस है। जो राधा और कृष्णा जी जो हैं अपने, उनकी जो थीम्स हैं वही इन डांस में कहीं ना कहीं डिपिक्ट की जाती हैं। वैष्णविज्म से ही रिलेटेड एक क्लासिकल डांस है जिसका जो श्रेय है, जिसका जो क्रेडिट है किसको जाता है? महान संत शंकर देव जी के ऊपर जाता है। सो असम का डांस हो गया सत्रिया डांस। क्लासिकल डांस एनी डे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, नहीं भी रहेंगे तो हमारे सिलेबस का पार्ट तो होते ही हैं। और आप सपोज कर लो, मान लो किसी फेमस क्लासिकल डांसर की डेथ हो जाए, उनको कोई भी अवार्ड मिल जाए, तो तब भी उस केस में भी वो चीज़ जो है वो पर्टिकुलर क्लासिकल डांस और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं जो कश्मीर वाले रीजन में पड़ती हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, इनको नॉर्थ टू साउथ हमने लगाना है। तो कैसे लगाना है? अब गालवान घाटी की जब हमने बात की तो गालवान की वजह से पूरा J&K वाला जो एरिया है वो न्यूज़ में आ गया। तो उससे एसोसिएटेड जितने भी हमारे जोग्राफिकल फीचर्स होंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। सो इसमें फर्स्ट कौन सा होगा? काराकोरम, जो बिल्कुल सबसे हाईएस्ट है, लद्दाख बीच में, और सबसे एंड में आएगा ज़ास्कर। इसको याद रखने के लिए इनको एक सीक्वेंस याद रखने के लिए आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि लद्दाख इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। लद्दाख एक ड्राई रीजन क्यों है? क्योंकि टू माइटी रेंजेस के बीच में कहीं ना कहीं वो सैंडविच्ड है, इसलिए मॉइस्चर लेडन विंड्स जितनी भी हैं, विंड्स जो कि मॉइस्चर लिए हुए हैं, वो लद्दाख तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए लद्दाख क्या है? एक बहुत ही ड्राई एरिया है। ड्राई आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी बिकॉज मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो लद्दाख हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम। तो सबसे साउथ में कौन सा हो जाएगा? ज़ास्कर रेंज। लद्दाख में लेकिन आप याद रखना, अगर गलती से मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स उस तक पहुंच जाएं तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स, बहुत ही खतरनाक एक स्थिति हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है, बहुत बुरे वहाँ पे फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको अगर हम मैप में देखें तो इस एरिया में आपको काराकोरम रेंज मिलेगी बिल्कुल। अगर नॉर्थ में देखो, बीच में ले वाला एरिया, यहाँ पे लद्दाख रेंज, और इसके साउथ में ज़ास्कर रेंज। इनको ट्रांस हिमालयस बोलते हैं, जो कि मेन हिमालयस के भी बियॉन्ड या फिर उसके परे लाई करते हैं। मेन हिमालयन जो ग्रेट हिमालयस, शिवालिक्स और जो मिडिल हिमालयस की बात करते हैं, ये उसका पार्ट नहीं है, उसके भी बियॉन्ड लाई करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनका सीक्वेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन टू 20th क्वेश्चन। अब 20th क्वेश्चन हमने क्या पूछा हुआ है? पोलैंड के ऊपर पूछा हुआ। पोलैंड अभी न्यूज़ में था क्योंकि इस्तांबुल कन्वेंशन को कहीं ना कहीं उन्होंने अपोज किया, इसलिए पोलैंड आ गया न्यूज़ में। सो कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ में आती है तो उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स, मैप से रिलेटिंग जितना भी इंफॉर्मेशन है अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सा कंट्री किसको बॉर्डर करता है, ये तो यूपीएससी का आप कह सकते हो कि एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर देखें हम पोलैंड के मैप की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया को छोड़ के सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर कर रहे हैं।
अब ये चीज़ आप रट नहीं सकते हो, ये चीज़ आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास मैप अवेलेबल है और आप मैप को रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट 4, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको मैप्स रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ विजुअल मेमोरी आपको क्वेश्चन में मार्क्स दिलाएगी, इसलिए जो भी न्यूज़ में है उस मैप को आप अच्छी तरह करके जाओगे। अगेन जो आपने न्यूज़ में किया होगा आईआर में कि इस्तांबुल कन्वेंशन, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जितना भी विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस की जाती है उसके रिगार्डिंग एक कन्वेंशन है। सो स्ट्रेट अवे इसका आंसर हो जाता है ए, अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जहाँ पे इस्तांबुल जो कन्वेंशन पिक्चर में आई, उसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पिक्चर में आ गई, जो कि है काउंसिल ऑफ यूरोप, जो कि सबसे प्रीमियर, सबसे मेन ह्यूमन राइट्स को बचाने वाली, को सेफगार्ड करने वाली बॉडी है यूरोप की, जिसमें 47 इतने मेंबर्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो काउंसिल ऑफ यूरोप भी आपका न्यूज़ में आ गया, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? स्ट्रासबूर्ग, जो कि फ्रांस में है। अदरवाइज़ आप सोच सकते हो कि मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स हैं या तो आपको पेरिस में मिल जाएंगे या जेनीवा में मिल जाएंगे, हो सकता है लंदन या रोम में मिल जाए, लेकिन इसका स्ट्रासबूर्ग फ्रांस में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। काउंसिल ऑफ यूरोप में और एमनेस्टी इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस होगा? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है कहीं ना कहीं, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो इनका पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं इनके, और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है। सो दोनों में डिफरेंस आप समझ जाओगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल वो एक एनजीओ हो जाता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो ये एक थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ट्विस्टेड चीज़ आपको अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो कौन सी चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है और कौन सी चीज़ नहीं करता, ये यहाँ पे देखना है। अब पहले हम स्टेटमेंट पे आ जाएं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात की जाती है। आर्टिकल 14 है, 15 है और भी चीज़ें जो 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे स्टेट बेस्ड हो, रीजन बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो। सो ये बिल्कुल सही होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अ नीड टू एनहांस सोशल कैपिटल इन द कंट्री। सोशल कैपिटल मीन्स कि आपस में कहीं ना कहीं इंसानों के लिंकेजेस होने चाहिए, ठीक है, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए। और बिजनेस की और अदरवाइज आप बात करें तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने चाहिए बिटवीन ह्यूमंस इन द इंडियन सोसाइटी। तो मतलब बहुत ही लेमैन के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो सोशल कैपिटल मीन्स फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी होनी चाहिए। और अगर प्रेजेंस ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के खिलाफ चली जाती है बात। क्यों चली जाती है? कि जो भी फ्यूडल सोसाइटी होती है वो कहीं ना कहीं क्लास या कास्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जहाँ पे इनइक्वालिटी उसका एक अहम पार्ट होता है। सो फ्यूडल सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी और वो सोसाइटी थोड़ी सी बैकवर्ड भी आपको दिखेगी। तो फ्यूडल प्रिविलेजेस के खिलाफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमेशा कहती है। अब हम डी की बात करते हैं, एन अर्ज टू मेन स्ट्रीम इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म इन इंडिया। अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाती है, आजकल न्यूज़ में रहती है, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की क्या बात है कि क्या इसका मतलब हुआ कि जितने भी विमेन हैं, जितनी भी सोसाइटी से, क्लास, डिफरेंट क्लास से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट रिलीजन से, सबको एक साथ होके, एकजुट होके जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसके खिलाफ लड़ाई करनी है।
सो डेफिनेटली विमेंस राइट्स के ऊपर बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रमोट करने की बात करता है, जो कि होना भी चाहिए। तो ये वाली भी स्टेटमेंट जो क्या है वो सही हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि फ्यूडल प्रिविलेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ जाती हुई दिखती हैं। और अगर इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज़ है? फेमिनिज्म है विमेन के राइट्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करना। इंटरसेक्शनल क्या होगा कि सारी क्लासेस, कास्ट, रीजन, रिलीजन सब उसमें मिल जाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो फेमिनिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं डिवाइड आपको दिखेंगे कि हर जगह की जो लेडीज़ हैं दे आर नॉट यूनाइटेड। तो ये यूनिटी की बात करता है जो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म वर्ड है। फॉर एग्जांपल, सारी कास्ट की लेडीज़ भी आ जाएं, सारे रीजन्स की भी आ जाएं, सारी क्लासेस की भी आ जाएं, क्या अमीर है गरीब है जो भी है क्लासेस। तो और भी कैटेगरीज इसमें ज्वाइन करके जो फेमिनिस्ट जो कलेक्टिव मूवमेंट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शनल। कि सारे सेक्शन जब मिल के फेमिनिज्म को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जो कि मेंस में और अदरवाइज एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाती है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की अगर आप बात करें, इंडिया ने इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की हैं, लेकिन अब भी कुछ स्टेट्स हैं जो कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं। अगर किसी भी मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें, चाहे अंडर 5 है, चाहे इन्फेंट है, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, पंजाब भी किसी किसी केस में आ जाता है। ऑल द मैटरनल जो डेथ्स हैं वो पंजाब में भी काफ़ी हाई हैं। सो केरला, तमिलनाडु आपको हर सोशल इंडिकेटर में, चाहे जो भी मोर्टेलिटी रेट्स की हम बात करें, उसमें हमेशा टॉप पे दिखेंगे स्टेट्स। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा कहीं ना कहीं इन इंडिकेटर्स में पीछे दिखेंगे। सो मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, बिल्कुल सही बात है। 56 जो रेट है यहाँ पे पर 1000 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अगेन इसमें हमने फिगर में थोड़ा सा फेरबदल किया है, ये 20% है, 20% ऑफ टोटल डेथ्स। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। सो बहुत जो इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा कुछ डेटा है, सेंसस ऑफ इंडिया का हो गया, चाहे सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का हो गया SRS, चाहे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का हो गया जो 2015-16 के ऊपर बेस्ड है, इनके जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सर्वेस किए जाते हैं, इन्हीं सर्वेस के ऊपर बेस्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। सो ये जो NFHS और SRS जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज़ हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो न्यूज़ में है वो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं सोशल ऑडिट के ऊपर। वैसे तो ज़्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, लेकिन प्री में भी पूछा जा सकता है। सोशल ऑडिट क्या चीज़ है? सोशल ऑडिट एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या देखते हैं कि कोई भी सरकार ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी काम किया है, जो भी टास्क किया है, वो सही तरीके से हुआ है, उसमें सही पैसा लगाया गया है, सही तरीके यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक सड़क बनाती है, तो सोशल ऑडिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, सोशल ऑडिट कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, ग्राम पंचायत भी कर सकती है, जिसको भी नॉलेज है, इंडिपेंडेंट जो बॉडीज़ हैं वो कंडक्ट कर सकती हैं। तो वो क्या करेगी, वो देखेगी कि कितने फाइनेंसेस लगाए गए हैं उस सड़क के ऊपर, कितने टाइम में कंप्लीट की गई है, उसमें कोई करप्शन तो नहीं है, जब उसका टेंडर पास हुआ था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, उसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये सोशल ऑडिट किस चीज़ के लिए, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई भी घपला नहीं है। इन शॉर्ट घपलेबाजी है जो भी चीज़ें, इन चीज़ों को पकड़ने के लिए। अगर सोशल ऑडिट जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए अपनी सोसाइटी में, तो घपला और ये सारी चीज़ें, करप्शन, ये इनका जो प्रोबेबिलिटी है, इनका जो इंसिडेंस है, ये नेचुरली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो नरेगा में भी सोशल ऑडिट का एक क्या है,
प्रोविजन है, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या होगा कि सारी डिटेल्स स्क्रूटनाइज की जाती हैं, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। बट अदरवाइज अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जाए तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट में डी आंसर आ जाएगा कि गलत कोई सी भी नहीं है। यहाँ पे अगेन एक बहुत बेसिक सवाल आता है जो हम कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि कौन से दो एस्पेक्ट्स को, कौन सी दो चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो कौन सी दो चीज़ें होंगी। अब देखो यहाँ पे चारों चीज़ें बहुत बेसिक नज़र आ रही हैं, टेक्नोलॉजी चलो इतना बेसिक नहीं है, बट अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स लुक टू बी बेसिक, कि इनके बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट में तो सारे के सारे क्या लग रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं, लेकिन किसी भी सोसाइटी को आगे पहुंचाने के लिए दो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बेसिक हमें लेवल से मतलब लेके हम जिसको चलते हैं, दैट इज़ हेल्थ और एजुकेशन। सबसे दो बेसिक जो चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले देखनी चाहिए, दैट इज़ हेल्थ एंड देन एजुकेशन। एजुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है हेल्थ, कि एजुकेटेड करके आप लोगों को क्या करोगे जब वो प्रोडक्टिव ही नहीं है या फिर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सो हेल्थ एंड एजुकेशन दो इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब उसके बाद में आते हैं। सो 1 and 3 B इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी-7th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हुए, अब आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि व्हाट इज आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 1945 में क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, अगस्त में ही गिराए गए थे, अगस्त 9 को और अगस्त 6 को गिराए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जापान ने कर दिया था सरेंडर, और कहीं ना कहीं यूएसए ने एक बार जापान को जब बर्बाद कर दिया, उसके बाद थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपकी सिक्योरिटी का जो ख्याल है वो हम रखेंगे, क्योंकि जापान पूरी तरह से धराशायी हो चुका था। और जापान भी कहीं ना कहीं, जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का, एटॉमिक बॉम्ब्स का कहीं ना कहीं नंगा नाच देखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन देखा हुआ है, ऐसा कंट्री जिसने एटॉमिक बॉम्ब्स का डिस्ट्रक्शन देखा हुआ है, वो चाहता था कि लड़ाई जैसी चीज़ों से हमेशा के लिए दूर रहे, और ना उस सेना में भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे, डिफेंस में भी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे, पीस की बात करे। सो आर्टिकल 9 जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, वो लड़ाई के खिलाफ जापान को दर्शाता है कि कोई भी अगर जापान का पंगा होगा किसी कंट्री के साथ, वो प्यार मोहब्बत से आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। आर्टिकल 9 ये बात कहता है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है। और जापान की अगर आर्मी की भी बात करो तो कोई बहुत लंबी चौड़ी या फिर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी आर्मी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये सच नहीं है कि जापान के पास आर्मी ही नहीं है। आर्मी इनके पास ज़रूर है, बट उस लेवल की नहीं है जितनी सपोज़ इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास फोर्सेस ज़रूर हैं, पीस फोर्सेस आप कह सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन बिल्कुल आर्मी वाली बात उनमें नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि डज नॉट पोजेस आर्मी, बट लो ग्रेड आर्मी जापान के पास ज़रूर है। लेकिन शिंजो आबे जो उनके प्रेसिडेंट हैं, शिंजो आबे, वो थोड़े से हमें अग्रेसिव नज़र आते हैं, चाइना के भी काफ़ी खिलाफ हैं, वो चाइना से जापान के पंगे होते रहते हैं। इसलिए अब जापान का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात होती जा रही है कि आर्टिकल 9 में मैसिव चेंजेस शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ये हमने बात की कि जापान के पास एक सेल्फ डिफेंस फोर्स ज़रूर है, जो कि शायद आप उसको अपने आर्मी का हिस्सा आप गिन सकते हो, लेकिन प्रॉपर आर्मी उनके पास नहीं है। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, जो कि दुनिया की सबसे
बायस्ड ट्रीटी जिसको हम कह सकते हैं, इंडिया के खिलाफ बहुत ही बायस्ड ट्रीटी, इंडिया बहुत सही करता है इस चीज़ का विरोध करके, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है कि ट्रीटी उसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलती है जिसने इस डेट से पहले टेस्ट किया है न्यूक्लियर वेपन को या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। अब कोई यूएन के परमानेंट मेंबर से पूछे कि ये डेट कौन से ज्योतिषी से पूछ कर निकाली गई थी 1967, और इंडिया को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया जिसने 1970s में एक्चुअली टेस्ट कर ली थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ऑल्दो बॉम्ब हमने बाद में बनाया, बट कहीं ना कहीं हमारे पास सामान उसका आना शुरू हो गया था, मतलब वी हैड स्टार्टेड डेवलपिंग इट। इंडिया को भी इंक्लूड कर सकते थे, बट हिपोक्रेसी की वजह से कहीं ना कहीं अपने टेक्नोलॉजी ना दूसरों को देने की वजह से ये बहुत ही अनइक्वल ट्रीटी बनाई गई और दूसरों के ऊपर रोकें लगाई गई कि हमने तो बॉम्ब बना लिए लेकिन किसी और को नहीं बनाने देंगे। सो इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, ये कभी भी इन्होंने एनपीटी का समर्थन नहीं किया और इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसने एक बार एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन बाद में वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बिकॉज इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं इसको छोड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। सो बात है हम 29 क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा आइलैंड सबसे नॉर्दर्न मोस्ट मतलब लोकेशन में लोकेटेड है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान के मैप के बारे में हमें थोड़ी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। सो हम सीधा मैप के ऊपर आते हैं। जापान का मैप, यहाँ आप मैप में देख रहे हो 4 आइलैंड्स हैं, ये एक बहुत छोटे, 2 बहुत छोटे हैं, एक मेन है और एक उससे ऊपर भी आपको आइलैंड मिलेगा। दिस इज क्यूशू आइलैंड, दिस इज शिकोकू, और मेन जहाँ पे टोक्यो वगैरह, ओसाका इंपॉर्टेंट जो शहर सिचुएटेड हैं जिस आइलैंड के ऊपर, डैट इज़ हॉन्शू आइलैंड। और सबसे ऊपर पड़ जाते हैं यहाँ पे होक्काइडो। तो होक्काइडो क्या हो जाएगा, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा होक्काइडो। होक्काइडो की कैपिटल है सपोरो। और यहाँ के जो लोग हैं, ओरिजिनल लोग, उन्हें बोलते हैं एनु, AINU, जो कि बहुत ही पुराने लोग जापान के माने जाते हैं। कुछ ही रह गए हैं AINU, एनु लोग, जो कि होक्काइडो में आपको मिलेंगे। सो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा, होक्काइडो। और मेन जो इनका आइलैंड है जहाँ पे टोक्यो एसोसिएटेड है, टोक्यो जहाँ पे लोकेटेड है, वो कौन सा हो जाएगा, हॉन्शू। और यहाँ पे शिकोको और क्यूशू भी आपको मिल जाएंगे। जो नागासाकी है वो आपको यहाँ मिल जाएगा क्यूशू में। और हिरोशिमा आपको कहाँ मिलेगा, ये जो कि हॉन्शू आइलैंड का पार्ट है। और अगर कोरियन पेनिनसुला, चाइना और इनके बीच में सी की बात करेंगे तो सी ऑफ जापान या ईस्ट सी इनके बीच में आता है। तो सीज का थोड़ा सा, स्ट्रेट्स का, इसके ऊपर सी ऑफ ओखोत्स पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अगर कंट्री न्यूज़ में आ रही है तो। आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होक्काइडो हो जाएगा। क्वेश्चन 30 अगेन जापान के ऊपर ही है कि कौन सा मेजर सी है जो कोरियन पेनिनसुला को जापानीज आइलैंड से सेपरेट करता है। हमने अभी देखा वो कौन सा सी है, सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। और आप फिर से देखना चाहोगे तो फिर से दिखा सकते हैं। ये हमारा ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान हो जाता है। सो आगे बढ़ते हुए अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको हम बोलते हैं, वो एशिया की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। आप इसको कहीं ना कहीं NATO का
जो कि यूरोपियन या एंड अमेरिकन बेस्ड है। अमेरिका की जो यूएसए है और यूरोपियन कंट्रीज़ की एक आपको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक मिलेगी। नाटो का इसको एशियन काउंटर पार्ट गिन सकते हो कुछ हद तक, ऑल्दो वैसी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी नहीं है, लेकिन एससीओ जो है वो मेनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल। क्योंकि सेंट्रल एशिया की बात करो, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी वहाँ पे है, सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। सो उन सिक्योरिटी इश्यूज को सबसे टॉप पे रखते हुए एससीओ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश की गई थी। अब इसमें कौन से कंट्रीज का पार्ट नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान, और बाकी यहाँ पे जितने भी स्थान आपको मिलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया तो है ही है खैर, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वो सारे इसका पार्ट होंगे। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के एवरी अदर कंट्री इज अ पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक ऐसा स्थान है जिसका पार्ट नहीं है, तो कन्फ्यूजन इसमें हो सकती है जिसमें गलती होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हाल ही में 1-2 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें एंट्री मिली, सो हमारे पर्सपेक्टिव के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ इंडिया क्या कर सकता है, पॉजिटिवली एंगेज कर सकता है। अब आप बोलोगे कि दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, लेकिन दोनों हमारे नेबर्स भी हैं, और अपने नेबर्स को हम चूज़ नहीं कर सकते। कैसे ना कैसे टेंशन को डिफ्यूज़ करने का कोई ना कोई तरीका तो हमें चाहिए ही होता है। सो अगर एससीओ का इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, काफ़ी होप हमें देता है कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ पॉजिटिवली एंगेज हम किसी न किसी चीज़ में तो कर ही पाएँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी माउंटेन्स हैं जो कि नेचुरल बाउंड्रीज की तरह एक्ट कर रही हैं? कौन सी ऐसी माउंटेन्स हैं? अब आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि जो रशिया है उसका मेजर पोर्शन कहाँ पे आता है, एशिया में आता है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन यूरोप में भी आता है। मॉस्को जो है वो यूरोपियन पार्ट में ही कहीं ना कहीं पड़ता है। तो रशिया, सपोज कर लो रशिया ये है, तो रशिया के बीच में यहाँ पे आपको यूरल माउंटेन्स दिखेंगे, और इसके बियॉन्ड यूरोपियन वाला जो रशिया पार्ट है वो शुरू हो जाता है। इसी एरिया में ही आपको मॉस्को भी मिलेगा, और आप देखोगे कि रशिया जो है ज़्यादा एक्टिव यूरोप में होता है पॉलिटिकली। इवन जो गेम्स भी होते हैं, एशियन गेम्स, रशिया उसमें पार्ट नहीं लेता है। सो ये जो माउंटेन्स है वो कौन से माउंटेन है, यूरल माउंटेन्स। यूरल एक रिवर भी है। यूरल माउंटेन्स ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं, बहुत पुराने माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्डेड। जितने माउंटेन्स ओल्ड फोल्डेड होंगे उतने ही उसमें चांसेस हैं कि ज़्यादा नेचुरल गैस उसमें मिले, ज़्यादा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मिले, कॉपर मिले, और भी ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पे मिलने शुरू हो जाएं। इसलिए रशिया दुनिया के सबसे मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स की कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। पेट्रोलियम वहाँ पे काफ़ी है, और भी बड़े एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, यूरल माउंटेन्स रशिया में आपको मिलेंगे। ओल्ड फोल्डेड है इसलिए ज़्यादा आपको चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। अब आगे चलते हुए रशिया की ही अगर हम बात करें तो हमारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं इंडिया और रशिया की, अगर हम कहीं ना कहीं बायलैटरल रिलेशंस को अगर हम देखते हैं। सबसे पहला, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो जोग्राफिकल कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें काफ़ी कंट्रीज़ में से होकर, चाइना से, इवन कज़ाकिस्तान से हो करके रशिया तक हमें जाना पड़ता है अगर हम जोग्राफ़ी की बात करें। सो इसलिए जोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं बनती, जिसकी वजह से कभी कभी रिलेशंस हमें फीके नज़र में आते हैं। अभी रशिया का चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान भी उस पिक्चर में आ रहा है। रशिया, पाकिस्तान, चाइना का जो एक्सेस बनता हुआ कभी कभी दिखता है, उसकी वजह से इंडिया भी कहीं ना कहीं चाहता है कि रशिया के साथ फिर से अच्छे संबंध बनाए जाएं। कहीं ना कहीं रियलिज्म को भी लेकर
जोग्राफिकल कंटिन्यूटी के जो बैरियर है उसको भी ब्रेक करके। अब रियलिज्म का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर हम रशिया की बात करें तो 1971 के बाद यूएसएसआर के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे हमारे यूएसएसआर के साथ, जो कि रशिया से पहले जो मेन कंट्री था। रशिया ऑब्वियसली उसी का सक्सेसर है। तो यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बट कहीं ना कहीं 1991 यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया उतना अच्छा दोस्त हमारा नहीं बन पाया जितना यूएसएसआर था। बट स्टिल इंडिया कहीं ना कहीं रशिया को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता है और मानता है कि रशिया हमारे खिलाफ जाएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम आइडियलिज्म में जी रहे हैं, इसलिए रियलिज्म से थोड़े परे हट चुके हैं। इसलिए जब रशिया चाइना के टिल्ट में आता हुआ दिख रहा है तो रियलिज्म इंडिया में भी आता हुआ दिख रहा है। और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इंडिया एंड रशिया कैन नॉट हैव एनी डायरेक्ट एनर्जी ट्रेड विदाउट चाइना और पाकिस्तान। अब हमने कुछ कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश करने की बात की है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसके तहत रशिया से नेचुरल गैस या फिर और एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया इंपोर्ट करने की सोच रहा है। लेकिन अगर हमें रशिया के साथ ऐसे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं तो पाइपलाइंस वगैरह बिछाएंगे, जो भी हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, ओवरलैंड करेंगे, तो क्या कहाँ से हमें जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से होकर जाना पड़ेगा या फिर उस चाबहार पोर्ट जो ईरान है उस साइड से जाना पड़ेगा या फिर चाइना की साइड से जाना पड़ेगा। सो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी टाइज में डिसएडवांटेज दिख रही है, बट जो नेगोशिएशंस के बाद सॉल्व कहीं ना कहीं हो सकती है। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। रशिया की ही बात करते हैं तो रशिया में आमूर रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो कि रशिया के न्यूज़ में आते ही न्यूज़ में आ जाती है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर। सो आमूर रिवर जो क्या है, वर्ल्ड की 10th लॉन्गेस्ट रिवर है और चाइना और रशिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। अगर आप देखो, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। चाइना का बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड, मंचूरिया बोलते हैं उसको, मंचूरिया, बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्टर्न साइड अगर हम देखें, व्लादिवोस्टक एक शहर पड़ता है उस साइड में, बीजिंग से भी आगे जाके। तो उस साइड में चाइना का जो रशिया के साथ जो नेचुरल बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं आमूर रिवर फॉर्म करती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। सी इसका आंसर हो जाएगा। आमूर से एक दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट सामने आती हैं। एक तो आमूर टाइगर, जिसको हम साइबेरियन टाइगर भी बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैट, जिसको हम बोलते हैं द बिगेस्ट कैट ऑन अर्थ, लायन से भी बड़ा अगर हम बाय वेट बात करें, इंडियन टाइगर से भी बड़ा। सो वो भी कभी कभी न्यूज़ में आता है। और आमूर के फैल्कन्स भी न्यूज़ में आते हैं, जो कि ईगल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ से नागालैंड वाली साइड पे आते हैं अपने माइग्रेशन रूट को फॉलो करते हुए। और इनके कंजर्वेशन का एक सक्सेसफुल एग्जांपल नागालैंड में भी दिखता है। जो लोग इनको हंट करते थे वही लोग इनको अब बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जैसे ही इंडिया चाइना के क्लैशेस हुए हैं, सो हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है, हमारे जो वेपन्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और चीज़ें हैं, वो थोड़ी पिक्चर में आ गई हैं कि हम अगर कंपेयर करें अपने आप को चाइना से। तो इसलिए Mi-35M जो हेलीकॉप्टर्स है वो न्यूज़ में थे, और भी चीज़ें, और भी जो मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, राफेल है, वो भी न्यूज़ में था। तो ये जो बेसिक या कुछ टाइप ऑफ जो हमारी हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर, कुछ मिसाइल्स हैं, तो जो बेसिक मिलिट्री हार्डवेयर हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो भी न्यूज़ में है उनकी जो बेसिक नॉलेज हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपको करने हैं। जो Mi-35M हेलीकॉप्टर्स हैं वो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं, जो हमें वो बेचते हैं, रोस्टवेर्टॉल करके जो कंपनी है वो इनको मैन्युफैक्चर कर रही है। दे आर रशियन हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया को दिए जाते हैं। प्लस ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और अटैक के लिए यूज़ किए जाते हैं।
देखो एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर एक हेलीकॉप्टर के दो काम हो सकते हैं, या तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें या फिर वो अटैक करने में हेल्प करें। लेकिन ये जो Mi-35M हेलीकॉप्टर्स हैं ये सिर्फ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ही नहीं बट अटैक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, आंसर इसका ए हो जाएगा। जो भी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट होंगे वो क्या होंगे, उनमें काफ़ी सारी फीचर्स होंगे। सो अटैक भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आएंगे। सो इट इज़ एक्चुअली वर्केबल फॉर बोथ दीज एस्पेक्ट्स। तो बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब ये नीति आयोग के ऊपर बहुत ही बेसिक सवाल है कि नीति आयोग किसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन है और चेयरपर्सन इसका कौन है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं। और इसमें गवर्निंग काउंसिल है, उसमें कौन है, चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, और चीफ मिनिस्टर उन यूटीज़ के जिनके पास अपनी विधानसभा है, अपनी लेजिस्लेचर्स हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास अपनी विधानसभा है, और पौंडीचेरी, पुडुचेरी जिसको हम बोलते हैं, उसके पास भी अपनी क्या है, विधानसभा है। इनके तो क्या हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे, और जहाँ पे विधानसभा नहीं होगी उन यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। गवर्निंग काउंसिल के अलावा भी काउंसिल्स होते हैं जिनको हम रीजनल काउंसिल्स बोलते हैं, रीजनल काउंसिल्स। अगर हम नीति आयोग की बात करें, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। नीति आयोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल जो इनकी फिलॉसफी है वो क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच। कि हमने जो भी प्लानिंग करनी है इंडिया में, हमने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है स्टेट्स को साथ में लेकर बनानी है, सिर्फ सेंटर पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं करेगा। इसीलिए इनकी काउंसिल्स में स्टेट्स को, यूटीज़ को भी रोल दिया गया। लेकिन प्लानिंग कमीशन की जहाँ हम बात करते हैं, जिसको इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रोल बहुत कम था। तो कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम अप्रोच पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें नज़र आती है। सो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि 6 प्रिंसिपल यूएन के ऑर्गन्स में से एक है, जिसके पास क्या ड्यूटी दी गई है, जिसको वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना मेन काम है किसका, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये एक ऐसी बॉडी है, इट्स द ओनली बॉडी जो कि बाइंडिंग डिसीजंस दे सकती है दूसरे मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर। इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो दूसरे मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा, मतलब कि बाइंडिंग है, मर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ बोल दिया और दूसरा जो कंट्रीज़ हैं वो नहीं करेंगे। सो बाइंडिंग डिसीजन देने की पावर जो किसके पास है, सिर्फ यूएनएससी के पास, जो बॉडी है उसी के पास पावर्स है। और पीस कीपिंग ऑपरेशंस होंगे इंटरनेशनली। आपको मान लो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जाती है, तो वो भी इसी का काम होता है। और कहीं पे सेना भेजनी है, सीरिया में सेना भेजी, लीबिया में सेना भेजी, तो वो काम भी यूएनएससी के रेजोल्यूशन से ही होता है। एक भी अगर मना कर दे तो यूएनएससी, वैसे परमानेंट मेंबर अगर मना कर दे तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ना ही मिलिट्री एक्शन और सैंक्शंस का भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। तो यूएनएससी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। दोनों इसमें जो स्टेटमेंट्स हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। थर्टी क्वेश्चन पे आते हुए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल को किसने रेकमेंड किया था, ये आइडिया किसका था? तो ये आइडिया था रघुराम राजन कमेटी का, जिसके तहत ये एफएसडीसी कुछ साल पहले आई। अब एफएसडीसी अगेन ये एक फैक्चुअल सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट इसमें आपको याद रखना कि एफएसडीसी का काम क्या है कि मैक्रो लेवल पे, ओवरऑल इंडिया के लेवल पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है
फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्होंने वो क्या करनी है, असेस करनी है बैंकिंग सिस्टम का कैसे चल रहा है, ओवरऑल इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, हमारा कैसा पूरा जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कैसी चल रही है, पूरे ओवरऑल अगर कंट्री के लेवल पे बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बॉडी हो जाती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बॉडीज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम आगे बात करते हैं कि रिटर्न्ड अर्निंग्स किस चीज़ का पार्ट होती हैं। अब देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेशन है, वो अपना कुछ भी प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने में से कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, जो भी उनके मालिक होते हैं, एज अ डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो इनकम जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मतलब कि मालिकों को जो इनकम जा रही है वो डिविडेंड हो गया, और जिन्होंने कर्जा दिया है किसी भी कंपनी को, डेट दिया है, डिबेंचर दिए हैं, काफ़ी इसमें टर्म्स आ जाती हैं, उनके ऊपर हमेशा इंटरेस्ट जाता है। लेकिन इनके अलावा भी कई बार कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बचा के रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस कंपनीज़ हैं, आपको दिखेगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा वो बचा के रखते हैं, सो दैट फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट में उसको लगा पाएँ। और शेयर होल्डर्स की जो इनकम है कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी उनको ट्रांसफ़र नहीं कर देते। सो रिटेन्ड अर्निंग्स रखी जाती हैं फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। सो रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली टायर 1 कैपिटल का पार्ट होती है। टायर 1 कैपिटल होता है बिल्कुल कोर कैपिटल, कोर पैसा जो सिर्फ कंपनी का ही है, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे उसके रिटेन्ड अर्निंग्स हो। और कई बार क्या होता है, लॉसेस से बचने के लिए या फिर फ्यूचर में मान लो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से बिजनेसेस में स्लम्प आ रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज अपने रिजर्व्स बना के रखती हैं। रिजर्व्स हाँ, काफ़ी तरह के रिजर्व्स होते हैं। कुछ डिस्क्लोज्ड होते हैं कि हाँ भी हम रिजर्व शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो वो शो नहीं करते लेकिन फिर भी सीक्रेटली उन रिजर्व्स में पैसा डालते रहते हैं। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं वो टायर 2 का पार्ट हो जाता है, जो कि इस कोर कैपिटल से बाहर हो जाता है। तो मान लो अगर कंपनी का दिवालिया निकल रहा है और टायर 1 कैपिटल तक की बात पहुंची है तो कंपनी फिर भी चल पाएगी, लेकिन अगर टायर 2 कैपिटल भी उनको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा तो उनको ज़्यादा नुकसान होने की जो संभावना है वो बिल्कुल यहाँ पे बन जाती है। सो जो बेसिक जो कैपिटल होता है, बेसिक पैसा है, प्रॉफिट्स हैं, वो टायर 1 का पार्ट हो जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स और जो डिविडेंड दिए जाते हैं वो इसी का पार्ट हो जाते हैं। अब जहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स की बात आ जाए, बैंकिंग सिस्टम की बात आ जाए, तो इसके साथ जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि CAR रेशो क्या है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की हम बात करते हैं, बाज़ेल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं बैंकिंग को लेकर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी बैंकिंग सेक्टर या फिर कोई भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही हो। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फिक्की, जो कि इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस बॉडीज़ में से एक है, ये एक प्री इंडिपेंडेंट बॉडी है। 1927 में ये बॉडी आई थी और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की हम बात करें, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सो 2 और 4 विल बी इट्स आंसर। JRD टाटा और वालचंद हीराचंद का यहाँ पे रोल नहीं दिखेगा। महात्मा गांधी जी ने कहीं ना कहीं इनको एक एडवाइस किया कि आप एक बनाओ, सो दैट इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी हमारी मांगे हैं, वो सरकार के आगे हम रख पाएँ ऑर्गेनाइज्ड एक प्रॉपर तरीके से। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है, और अगर फिक्की न्यूज़ में है तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। सो हिस्ट्री से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, करंट अफेयर्स से भी लिंक कर सकते हो। फिक्की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
अब एक कंट्री को अगर इंपोर्ट्स नहीं करवानी है चीज़ें या फिर इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने हैं तो वो दो तरीके अपनाता है। एक तो है टैरिफ, एक है नॉन टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? अगर हम पर्टिकुलर चीज़, मान लो कि हमने फ़ॉरेन किसी कंपनी से गाड़ी इंपोर्ट करवानी है तो उसके ऊपर हमने कस्टम्स ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी कि इंडियन जो भी इंपोर्ट कराएगा उसको बहुत ही महंगा पड़ेगा। मान लो रोल्स रॉयस की गाड़ी है, हमने उसके ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो मान लो 50 लाख की है तो 1 करोड़ की बन जाएगी। हम चाहते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट इंडिया में ना आए, तो अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर ही टैक्स लगा रहे हैं तो वो टैरिफ बैरियर हो जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है कि प्रोडक्ट को टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे हालात बना देंगे जिसके तहत मंगवाना बहुत ही क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इंपोर्ट करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं कोटाज, एम्बार्गोज, सैंक्शंस। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोटा बना लिया कि भाई इस साल 10 गाड़ियाँ ही रोल्स रॉयस की इंडिया में आएंगी, तो 11वें बंदे को अगर मंगवानी होगी तो वो मंगवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोटा बना दिया हमने टैक्स नहीं लगाया, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर के थ्रू इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कम कर दिया, तो ये हो गया कोटा। सिमिलरली एम्बार्गोज भी क्या होते हैं? किसी चीज़ को मना कर देना, किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा देनी, एम्बार्गो। सैंक्शंस भी वैसी ही चीज़ें होती हैं कि हमने उस चीज़ को मना कर दिया, सैंक्शन ही कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं लेके आओगे प्रोडक्ट। लेवीज भी एक तरह का फ़ाइन होता है जो इंपोर्ट्स के ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि नॉन टैरिफ में हम काउंट करते हैं। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। अब क्या हुआ था, कुछ साल पहले यूरोप में इंडिया के मैंगोज़ को बैन कर दिया गया आने से, कि इंडिया के मैंगोज़ में कोई क्लीनलीनेस नहीं है, कोई उसमें ऑक्सीटोसिन या कोई ऐसी जो केमिकल है जिसको पाया गया, तो हाइजीनिक ना होने की वजह से यूरोप ने बैन कर दिया, तो उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर बोलेंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको बैन करना है लेकिन डायरेक्टली उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है, तो आप नॉन टैरिफ बैरियर की तरफ जाएंगे। तो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर डिस्कशंस चलती रहती हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर कितने होने चाहिए, टैरिफ बैरियर कितने होने चाहिए, ट्रेड को कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो कस्टम्स ड्यूटीज़ और भी टैक्सेस, जो ड्यूटीज़ हम डायरेक्टली लगाते हैं, उनको ना लगा के ये चीज़ें जब हम लगाएंगे तो वो नॉन टैरिफ बैरियर्स हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो WTO के अंडर आता है। प्लूरिलेटरल का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ हो, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो कि 20, 25, 30, 60, 70 कंट्रीज़ हो जाएं। मल्टीलेटरल और बायलेटरल के बीच में जो कैटेगरी आती है हम उसको प्लूरिलेटरल कह देंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट WTO के अंडर आता है, जो कि क्या कहता है कि IT के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, IT की जितनी भी सर्विसेज हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कम से कम ड्यूटीज़, कम से कम टैक्सेस पे जा पाएँ। लेकिन इंडिया यहाँ पे क्या बात करता है कि इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उसको इस एग्रीमेंट से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी IT इंडस्ट्री है, अगर यहाँ पे बाहर की भी इंडस्ट्री आने लगे तो हमारी अपनी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हो जाएगी और इंडिया में उसी चीज़ का बिजनेस में स्लम्प आ सकता है। सो इंडिया IT एग्रीमेंट का पूरा विरोध करता है। और IT एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये इस ट्रीटी का एम क्या है कि सारे टैक्सेस और टैरिफ्स को 2% नहीं 0% पे ले आना है। तो अगर 0% से चाइना से, US से इंडिया में IT सर्विसेज आ रही हैं, तो इंडिया में जो इंडिया की IT सर्विसेज हैं उनका क्या पड़ना शुरू हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो इसलिए IT एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट के हमें खिलाफ दिखाई देता है। लेकिन ताइवान, जापान, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि इंडिया अपना अलाउ नहीं कर रहा है, बट इंडिया का अगर आप समझो तो इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, सेकंड फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज
2 की जगह 0% तक लाने की सोचता है IT एग्रीमेंट। सो हम आगे चलते हैं। सो आंसर वुड बी ए। सो RCEP की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़ प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ अपने ट्रेड को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि आपस में ट्रेड इन कंट्रीज़ का बढ़ पाए। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इससे पुल आउट हो चुका है बिकॉज जैसे हमने IT एग्रीमेंट की बात की, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें अगर हम ट्रेड बैरियर्स और बाकी चीज़ें कम ज़्यादा करेंगे तो इंडिया को लॉस होता हुआ दिखेगा। तो RCEP इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं था, इसलिए हम उससे विड्रॉ कर गए हैं। लेकिन इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नवंबर 12 में आसियान समिट में ही इसका आइडिया दिया गया था, और अगर 15 कंट्रीज़ की बात की जाए तो 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन उसमें आ जाती है और इतना ही GDP आ जाता है। लेकिन अगर इंडिया इसमें इंक्लूड कर लो तो पॉपुलेशन और बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं 50% से ऊपर हो जाएंगी। सो यस, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। RCEP वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, थोड़ी अवेलेबल होनी चाहिए। अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें, काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। उसी के चक्कर में NCTE भी क्या आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के तहत बनाई गई थी 1993 के आसपास। सो ये पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के तहत नहीं बनाई गई, जिसको बनाने के लिए कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यस, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स के जो एजुकेशन के इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग NCTE देखता है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो सिर्फ सेंटर को नहीं, स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके एजुकेशन के इश्यूज़ की भी ये देखता है। लेकिन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज एक लॉ के तहत बनी थी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। सो अगर इनकरेक्ट यहाँ पे पूछेंगे तो A विल बी इट्स आंसर। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 35A के ऊपर, कि आर्टिकल 35A जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था बेसिकली, और आर्टिकल 370 जिसको अबॉलिश किया गया है। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस था, क्यों ये न्यूज़ में था, क्या हिसाब किताब था इसका। देखो, जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में एक्सीड हुआ, इंडिया में आया, तो उनकी कुछ शर्तें थी। उन शर्तों में से एक भी था कि आर्टिकल 35A भी यहाँ पे लागू होना चाहिए। इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली वो ये डिसाइड कर सकती है कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे। वो ये डिसाइड कर सकती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स किसे मिलेंगी। वो ये डिसाइड कर सकती है कि प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे किसको मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं आर्टिकल 35 एक बहुत पावरफुल टूल था इनके विधानसभा, इनके लेजिस्लेचर के पास। लेकिन इनमें इश्यूज आने शुरू हो गए, बिकॉज अगर एक कश्मीरी वुमन नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो फिर उसको प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट जॉब या बाकी चीज़ों से कहीं ना कहीं वर्जित किया जा सकता है, वहाँ से मना किया जा सकता है। सो ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी भी दिख रही थी, और अदरवाइज इंडिया में इंटीग्रेशन की बात करो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सन्स ऑफ सॉइल फिलॉसफी को प्रमोट कर रही थी। एक फिलॉसफी होती है सन्स ऑफ सॉइल, कि हम उसी स्टेट के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और बाकियों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब सन्स ऑफ सॉइल कुछ हद तक ठीक है कि आपको अपने स्टेट के सिटीजन्स को भी का भी ख्याल रखना है, लेकिन इतना हद नहीं हो जानी चाहिए कि हम बाकियों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। सो सन्स ऑफ सॉइल, या कहीं कहो कि बिल्कुल उसी स्टेट के लिए जो रीजनल पेट्रियाटिक जो फीलिंग है, कहीं ना कहीं नैरो माइंडेडनेस है, वो इन आर्टिकल्स की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
सो अगर 35A की बात करें, ये किसी एक्ट के तहत नहीं आया था, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आया था जो कि 1954 में आया था। सो दोनों स्टेटमेंट्स इसमें क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। अब ये अगेन मैप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हम ट्राइंगल बनाएं दिल्ली, लखनऊ और जयपुर के बीच में, तो कौन सी सिटी इसके बीच में मोस्टली लोकेटेड होगी। तो इंडिया का मैप आपको थोड़ा सा थॉरो होना चाहिए उस चीज़ में, अगर थॉरो नहीं होगे तो ये आप गलत कर सकते हो। तो इसमें अगर हम मैप पे नज़र डालें, मैप पे अगर हम नज़र डालें तो ये है हमारा दिल्ली, ये है हमारा जयपुर और ये है हमारा लखनऊ। सो अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के बीच में आगरा कहीं ना कहीं लोकेटेड है। मेरठ देखोगे इससे बाहर पड़ता है, नागौर भी इससे बाहर पड़ता है, और बाकी जो शहर है कोटा वो भी इससे बाहर पड़ता है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है, ऐसे कई बार वियर्ड से क्वेश्चंस यूपीएससी डाल देता है। और अगर मैप से आप ज़्यादा थॉरो हो, मैप आप रेगुलरली पढ़ते हो, उनको देखते हो, इसलिए आप वो चीज़ कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आगरा। सो वापस वहीं पे हम चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स आंसर विल बी आगरा। अब हम आते हैं जो कि एक नेचुरल बॉडी है, नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी है, नेम्ड गैनीमेड। गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है जो कि जुपिटर का मून है। सो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं। लेकिन उतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट से देखा नहीं जाता जितने कुछ और मून या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटन एक मून है सैटर्न का, जहाँ पे मिथेन का एटमॉस्फेयर, मिथेन की नदियाँ, ये सब आपको वहाँ पे स्टडी करने को मिलता है। सो टाइटन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक मून है जुपिटर का आयो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज फूटती रहती हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज आपको मिलेंगी वहाँ पे, आयो। यूरोपा अगेन जुपिटर का एक मून, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, कुछ अर्थ लाइक फीचर्स हैं। कहीं पे पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद वहाँ पे लाइफ का कुछ हमें हिसाब किताब मिल जाए, लाइफ वहाँ पे कुछ माइक्रोबियल लाइफ हो या कुछ और हो। तो ये जो कुछ यूरोपा है, आयो है, टाइटन, तो ऐसे कुछ जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, ये ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। गैनीमेड उतना नहीं रहता, बट स्टिल लार्जेस्ट मून है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें कि इंडिया की कौन सी स्टेट है, कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के बॉर्डर से टच नहीं करती। सो अगेन ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हम मैप के ऊपर आ जाते हैं। सो अगर बॉर्डर्स को हम एनालाइज करें, सो दिस इज योर म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, 4 स्टेट्स आर देयर जो म्यांमार को बॉर्डर कर रहे हैं। इसमें त्रिपुरा अगर आएगा तो नहीं, नो आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा एक्चुअली बांग्लादेश को टच कर रहा है, म्यांमार को नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। सो अगेन मैप को आपको अच्छे से देखना है, कौन किसको बॉर्डर कर रहा है। इंडिया का मैप को आपको थॉरो होना ही चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। सो इट्स आंसर विल बी सी, त्रिपुरा। अब आ गया सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स है, उसको कौन मेजर करता है, कौन उसको पब्लिश करता है। सो इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड बैंक। सॉरी, दिस इज नॉट वर्ल्ड बैंक, दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक
एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएन की तरह मल्टी मेंबर बॉडी नहीं है जिसके कंट्रीज पार्ट हो। WEF आप हमेशा याद रखना, इट इज़ एन एनजीओ। ये ऐसा एनजीओ है जिसका पर्पस है कि दुनिया में इकोनॉमी या फिर बाकी जितने भी हालात हैं उनको हमेशा सुधारा जा सके। सो WEF हमेशा अर्थ का, जो वर्ल्ड का जो भी सिनारियो चल रहा है, इकोनॉमिक सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो, सोशल सिनारियो, उसको इम्प्रूव करने की बात करती है। उसमें कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करती है, बिजनेस लीडर्स को इनवाइट करती है। तो WEF उसी के साथ काफ़ी इंडेक्स और काफ़ी चीज़ें पब्लिश भी करती है। WEF का एक क्रिटिसिज्म है कि ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए गरीबी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। WEF का अपने क्रिटिसिज्म्स भी हैं, लेकिन इस इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसको WEF ही पब्लिश करता है और एक ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स है। ये किस चीज़ की बात करता है? वो है बिजनेस कंपेटिटिवनेस की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए कंपेटिटिव है, अपने सिटीजन्स को सबसे अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है, उस सेंस में कंपेटिटिवनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ यहाँ पे टॉप पे आते हैं। सिंगापुर ने 2019 में फर्स्ट रैंक इसमें हासिल किया, और बाकी अगर हम बात करें इंडिया की, 68 समथिंग रैंक है, तो इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे पीछे दिख रहा है। तो इसका आंसर विल बी बी। सो योर लास्ट क्वेश्चन कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, कौन निकालता है? डेट इज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि बहुत ही फेमस एक ग्रुप है, एक एनजीओ है जो करप्शन के ऊपर स्टडीज़ भी करते रहते हैं, करप्शन को अलग अलग कंट्रीज़ में एनालाइज भी करते रहते हैं। करप्शन को ये लोग डिफ़ाइन करते हैं कि भाई करप्शन क्या चीज़ है? अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट अफेयर्स। सो दिस इज़ करप्शन इन देयर रिस्पेक्ट। सो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंट्री है जो सबसे ऊपर आती है वो न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ है। न्यूजीलैंड, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ इसमें हमेशा ऊपर आती हैं। इवन भूटान भी अगर आप देखो तो 25th रैंक कहीं ना कहीं इसमें होता है। इंडिया 80th या फिर और भी पीछे आपको देखेगी इस रैंक में। और वैसे ही यूपीएससी की अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ही बन गया है कि इंडेक्स और रिपोर्ट्स वो बहुत डायरेक्टली पूछ रहे हैं। सो जितने भी इंडेक्स रिपोर्ट जो न्यूज़ में है इंपॉर्टेंट हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उनको रिवाइज करते रहें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आने के जो चांसेस हैं वो क्या है, बढ़ जाते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको सारी डिस्कशन पसंद आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने इससे, एंड थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता लगा होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।